नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आइए आज देखते हैं कौन सी खबरें महत्वपूर्ण बनी हैं। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन योजना की शुरुआत की गई, वहाँ की सरकार ने की है, जिसका उद्देश्य है किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराना सस्ते में और उस पर सब्सिडी दिलाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट को पेश करते हुए राज्य में 1500 नए कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की है एवं किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान पर देने की घोषणा की है। वहीं योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार भूमिहीन किसान मजदूरों को भी कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह से वहाँ के सरकार ने किसानों को सुविधा के लिए यह योजना चलाई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के हरित ऊर्जा उद्देश्यों के प्राप्त करने तथा कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है ताकि हरित ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करके कार्बन की जो अधिकता हो रही है उसको कम किया जा सके। सरकार ने हरित ऊर्जा उद्देश्यों तथा कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को साकार करने के लिए 24 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL तथा सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि इस योजना को सफल बनाया जाए। समझौता ज्ञापन पे HPCL के मुख्य महाप्रबंधक जैव ईंधन तथा नवीकरणीय शिवेंदु गुप्ता और SECI के कार्यकारी निदेशक संजय शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी तथा ESG परियोजनाओं के विकास सहित वैकल्पिक ईंधनों के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान किया गया है। वहीं सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड नवीकरणीय क्षमता विकास में अग्रणी रहा है और देश में सबसे कम RE शुल्क लाने का उसे श्रेय प्राप्त है। SECI विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों विशेषकर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, RE आधारित स्टोरेज सिस्टम, अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए विद्युत व्यापार, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इसके अलावा RE चालित EV प्रोत्साहन और विकास में शामिल है। अगली खबर बनी है हिट एंड रन यानी कि मार के भाग जाना। ऐसी समस्याएं, ऐसी घटनाएं जो है आए दिन होती रहती है, जिसे सरकार ने ध्यान में रखते हुए इस पे एक योजना शुरू कर दी है। सरकार ने सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को एक अधिसूचना जारी करके हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक नई योजना की अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है ताकि घायल को कुछ राहत मिल सके। वहीं मृत्यु होने की स्थिति में यह मुआवजे की राशि जो 25,000 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे पीड़ित आसानी से आवेदन करके मुआवजा प्राप्त कर सके। यह योजना सोलेसियम स्कीम 1989 जो सांत्वना योजना 1989 की जगह ले लेगी और यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना निधि की रचना, संचालन और स्रोत के लिए भी 25 फरवरी 2022 को नियमों का प्रकाशन कर दिया है। इस निधि को हिट रन
के मामले में हर्जाना देने, दुर्घटना पीड़ितों का उपचार करने और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा केंद्र सरकार तय करेगी वैसा इस योजना पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा अगली खबर है, गुणवत्ता संपन्न तथा वैश्विक रूप से स्पर्धी उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की है, ताकि घर देश में ही मैन्युफैक्चर किया जा सके और रोजगार पैदा किया जा सके। भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2013-14 के 6,600 मिलियन डॉलर से 88% बढ़कर 2021-22 में 12,400 मिलियन डॉलर का हो गया है। यह प्रतिशत जो है कोरोना काल में और भी बढ़ा है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोबाइल फ़ोन, IT हार्डवेयर जिसमें लैपटॉप, टैबलेट शामिल हैं, साथ ही उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी, ऑडियो, साथ ही औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें शामिल है। इसे सरकार बढ़ावा देने की योजना कर रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें 1 से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें चौथा जन औषधि दिवस है और इसका विषय है जन औषधि जन उपयोगी। इसके आयोजक हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन इस सप्ताह औषधि दिवस सप्ताह का आयोजन फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI के द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर के लिए यह आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेनेरिक औषधियों के उपयोग तथा जन औषधि परियोजनाओं के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जेनेरिक औषधियाँ जो मार्केट में सस्ती मिलती हैं पेटेंट की अपेक्षा, जिसे सरकार बढ़ावा देने का कार्यक्रम शुरू कर रही है ताकि लोगों को सस्ती दवाई जो है आसानी से उपलब्ध हो सके। सभी कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही 75 स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, ताकि इससे लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए और इसके बारे में बताया जाए। यह कार्यक्रम 7 दिनों के लिए चलेगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जिसमें 1 मार्च को जन औषधि संकल्प यात्रा होगी, 2 मार्च को मातृशक्ति सम्मान या स्वाभिमान, 3 मार्च को जन औषधि बाल मित्र, 4 मार्च को जन औषधि जन जागरण अभियान, वहीं 5 मार्च को आओ जन औषधि मित्र बने। साथ ही 6 मार्च को जन औषधि जन आरोग्य मेला स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। एवं मुख्य कार्यक्रम 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस के रूप में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। जेनेरिक औषधियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2008 में रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा PMBJP लॉन्च की गई थी और साथ ही में 31 जनवरी 2022 तक स्टोरेजों की संख्या, यानी इन दवाओं को जेनेरिक दवाओं के स्टोरेजों की संख्या बढ़कर 8,675 हो गई है। वहीं PMBJP के अंतर्गत देश के सभी 739 जिलों को कवर किया गया है। सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा मिल सके। वहीं PMBJP के उत्पाद बास्केट में 1451 दवाइयाँ तथा 240 सर्जिकल उपकरण मौजूद हैं। वर्तमान में PMBJP के IT समक्ष गोदाम गुरुग्राम, चेन्नई तथा एम्प गुवाहाटी में कार्यरत हैं तथा चौथा गोदाम सूरत में संचालन के लिए तैयार है। देश भर में दूर दराज तथा ग्रामीण इलाकों में दवाइयों की सप्लाई में सहयोग के लिए 39 वितरक भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि
लोगों तक इस दवाई को जो है पहुंचाया जा सके और उनके बीच जागरूकता फैलाकर और उनको कम से कम दामों में दवा उपलब्ध कराई जाए। अब आइए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। अगला फैक्ट है, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला तथ्य है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला तथ्य है, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया। वहीं अगला तथ्य है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने यह कदम उठाया है। अगला फैक्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। यानी विदेशी निवेश जब आएगा तो 20% की हिस्सेदारी LIC की विदेशों में चली जाएगी, उनके हो जाएगी। अगला फैक्ट है, मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपने कैरियर का 91वां खिताब जीत लिया है। अब यह वीडियो यहीं पे आज समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो भी अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।